चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एडीओ में पंचायती राज के हमारा आज लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायतों का गठन, संरचना और अवधि के बारे में। यदि हम लोग आर्टिकल्स में बात करते हैं, तो 243 पंचायत का जो है आर्टिकल आप सभी को पता होगा। हम लोग अगर देखेंगे तो 243 में आपको देखने को मिलता है पंचायत, इसके बाद आपको ग्राम सभा देखने को मिलेगा 243 का ए। इसके बाद यदि बी, सी, डी की बात करते हैं, तो बी में जैसे हम लोगों को पता है पंचायतों का गठन था, सी में संरचना था, डी में आरक्षण था और ई में अवधि थी। तो आज हम लोग करने वाले हैं 243 का बी, सी और ई। इनको करेंगे। डी जो है हमारा नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। अच्छे से समझते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के हिसाब से हम लोग समझने वाले हैं क्या क्या चीजें होने वाली है। तो सीधा टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो जैसे अगर सबसे पहले बात करते हैं पंचायतों की स्थापना के बारे में, तो देखिए पंचायतों को गठन के बारे में आएगा। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत गठन किया जाएगा पंचायतों को तीन स्तर के लिए। तीन स्तर में कौन कौन सा है? प्रत्येक ग्राम के लिए हमारे पास एक रहेगी ग्राम पंचायत, खंड या जनपद जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, ब्लॉक के लिए रहेगी हमारे पास जनपद पंचायत, और जिला के लिए रहेगी हमारे पास जिला पंचायत। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ वर्तमान में आंकड़े हैं, वो अभी हम लोग नहीं करा रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपडेटेड आंकड़े का। मतलब हम लोगों के पास अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। बट यदि अभी हम लोग जिला पंचायत की संख्या देखेंगे तो टोटल आपको 27 ही देखने को मिलने वाली है। अभी तक 28वीं भी नहीं बनी है, उसके बाद 5 और नहीं बनी है। तो जैसे जैसे अपडेट होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी जब भी आपका एग्जाम होता है, जैसे आएगा, तो अभी वर्तमान में आंकड़े आएंगे अप्रैल में, तो अप्रैल में हम लोगों के पास जो भी आंकड़े रहेंगे अपडेटेड वो वाला हम लोग करवा देंगे। उसके साथ साथ फिर बाकी जैसे अगर पंचायत विभाग का आते जाएगा करवाते जाएंगे। तो अभी कोई ये कमेंट मत करिएगा सर कितनी पंचायतें हैं, कितनी महिला आपकी सरपंच है, अध्यक्ष है, ये सारा हम लोग करवाने वाले हैं। आते हैं ग्राम के लिए ग्राम पंचायत बनाना है, ब्लॉक के लिए जनपद पंचायत बनाना है और जिला के लिए जिला पंचायत बनाना है। तो ये किस प्रकार से होगा, क्योंकि जिले की बात करते हैं, हर एक जिला अगर आप देखोगे राज्य सरकार निर्माण करती है। ब्लॉक की बात आती है तो ब्लॉक बनाने का श्रेय जो है या ब्लॉक बनाने का काम जो है आपका केंद्र सरकार करती है। ग्राम भी राज्य सरकार बनाती है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्राम ग्राम की स्थापना कैसे करे थे? राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा। याद आ रहा होगा धारा 3 है ना। चलिए, तो प्रत्येक ग्राम जिसको हमको ग्राम बनाना है तो कितनी जनसंख्या आवश्यकता है वो देखेंगे। तो प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर जो है आपका एक ग्राम बनेगा। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको एज इट स्टैंडर्ड याद रखना है कि 1000 जनसंख्या पर आपको ग्राम बनाना है। मिनिमम जनसंख्या आपको 1000 चाहिए, तब आप एक ग्राम बना सकते हो। वैसे ही अगर आपको जनपद पंचायत बनाना है तो प्रत्येक ब्लॉक के लिए अगर आपको जनपद पंचायत बनाना है तो कम से कम 50,000 जनसंख्या होगी, तब आपका जनपद पंचायत बनेगा। और वैसे ही जिला पंचायत की बात आएगी तो 5 लाख आपको देखने को कितना मिल जाएगा? 5 लाख जनसंख्या या उससे अधिक जनसंख्या पर एक जिला पंचायत बनेगी। कैसे याद रखेंगे? तो एकदम बेसिक है। 1000 के ऊपर अपना एक गांव बनेगा, प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत है। 50,000 या उससे अधिक जनसंख्या पे आपका जनपद है। और इसके बाद अगर बात करेंगे 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जिला पंचायत देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आपका कॉमा नहीं लगा है फिर भी ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में बात करेंगे। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की स्थापना करना, ये किस प्रकार से होगी? तो देखिएगा, फिर से पॉइंट वही आएगा, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, प्रत्येक खंड के लिए जनपद पंचायत और राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत अधिसूचित करता है। ओके, ध्यान रखिएगा। जब भी बात आती है हम लोगों की कि पंचायतों का गठन कौन करेगा या अधिसूचना कौन जारी करेगा, तो सिमिलर है, राज्यपाल करेंगे। कैसे? लोक अधिसूचना द्वारा। प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, जो भी 1000 जनसंख्या के ऊपर हो रहा है, राज्यपाल जिसको भी ग्राम के रूप में अधिसूचित कर रहे हैं उसके लिए ग्राम पंचायत बनेगी। ब्लॉक, उसके लिए आपका जनपद पंचायत बनेगी। और जिला, जिला के लिए जिला पंचायत बनाई जाएगी। कौन करेगा निर्माण? राज्यपाल करेगा। अधिसूचना द्वारा किसी जिले को खंडों में विभाजित कर सकता है। ओके, कोई भी जिला है उसके कितने ब्लॉक होंगे वो राज्यपाल अधिसूचना द्वारा विभाजित कर सकता है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करती है। अभी निर्वाचन क्षेत्र क्या आता है समझिएगा, आगे में है। जैसे मान के चलिए 10 से 35 सीट होती है प्रत्येक जिला पंचायत के लिए। तो ये 10 सीटें हैं या 35 सीटें हैं, वो कितने एरिया में बटेगी, वो निर्वाचन क्षेत्र बांटने का काम राज्य सरकार का है। ये याद रखने वाली बात रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पंचायत के बारे में। पंचायत का गठन पढ़ेंगे। अब ये जो चीज है गठन या संरचना बोलिए, स्ट्रक्चर, इसको समझना है क्योंकि इसी से रिलेटेड इस बार सीजीपीएससी में क्वेश्चन आया था। कौन सा? जिला पंचायत की संरचना के बारे में। तो देखिए क्या बोलता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों और सरपंच से मिलकर बनेगी। मीनिंग क्या है? जैसे अगर हम लोग एक ग्राम पंचायत की बात करते हैं, समझिए एक गांव है, एक गांव हम लोग ले लेते हैं सीमा ऐसा। हम लोग अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर ले रहे हैं, 10 वार्ड मिनिमम होते हैं, तो 10 से 20 वार्ड हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो भी सरकार रहेगी या जो भी अधिकारी रहेगा वो ग्रामों को वार्ड में बांट देगा। जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6
7 हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये 8वां वार्ड हो गया, ये हमारा 9वां वार्ड हो गया और ये 10 वार्ड हो गया। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो होंगे हर वार्ड से एक पंच रहेगा, हर वार्ड से एक पंच रहेगा, प्लस सभी पूरे गांव के लिए पूरा वार्ड को मिलाकर एक सरपंच बनेगा। तो जब ग्राम पंचायत की बात आती है तो ग्राम पंचायत वार्डों से निर्वाचित पंच और इसके अलावा सरपंच से मिलकर बनेगी। ध्यान रखिएगा, वार्ड से निर्वाचित रहेंगे पंच और इसके अलावा आपका सरपंच, इनसे मिलकर आपकी ग्राम पंचायत बनने वाली है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट रहेगा। यदि कोई ग्राम या वार्ड यथास्थिति किसी सरपंच या पंच को निर्वाचित नहीं कर पाता तो स्थान भरने के लिए यथास्थिति ऐसे गांव या पंच को निर्वाचन की कार्यवाही 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी। इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान के चलिए आपको ग्राम पंचायत में पर्टिकुलर एक वार्ड में या सरपंच का चुनाव हुआ, वार्ड में पार्षद का मतलब पंच का या फिर एक सरपंच का चुनाव हुआ, बट किसी वजह से आपका क्या होता है, बाकी में चुन लिया जाता है, पर्टिकुलर एक वार्ड में चुनाव नहीं हो पाता या चुन नहीं पाते हैं, या फिर सरपंच का चुनाव किसी वजह से अटक जाता है, तो वैसे केस में 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा भरा जाएगा। ओके, आपका 6 महीने तक पद खाली रह सकता है अगर पहली बार चुनाव में कोई भी रिजल्ट नहीं आता तो उसके बाद आप 6 महीने के अंदर भरोगे। यदि सरपंच का निर्वाचन लंबित हो तो पंच ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन में अपने में से निर्वाचन करेंगे एक सरपंच का, जो निर्वाचित सरपंच के पदभार ग्रहण करने तक अधिनियम के अधीन सरपंच के समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा। ये पॉइंट भी समझते हैं। मान के चलिए हम लोग एक डेट ले लेते हैं, क्या डेट ले ले, 24 फरवरी। ओके, 24 फरवरी को हमारा इलेक्शन था, 24 फरवरी को हमारा पंचायत का इलेक्शन था। वार्ड से एक वार्ड से हमारा पंच नहीं चुना गया, मान के चलिए वार्ड नंबर 1 से हम लोगों का पंच नहीं चुना गया है, और अब हमारा जो गांव का है सरपंच, इसका इलेक्शन नहीं हो पाया है, बाकी सबका हो गया है। तो जो सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट बोलता है कि पंच या सरपंच का दोबारा पद हम लोग 6 महीने में भरेंगे। ओके, चल जाएगा। बट चूंकि अभी सरपंच का पद खाली है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि गांव की कार्यवाही न चले, पंचायत न चले? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे हेल्प करता है आपको, बोलता है कि अगर सरपंच का चुनाव नहीं हो पाया, किसी वजह से आपका भी सरपंच का चुनाव नहीं है, तो बाकी जितने भी ग्राम पंचायत के वार्ड थे उसके पंचों में से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, सरपंच का पद दे देंगे। ये कब तक के लिए बैठेगा? 5 साल के लिए नहीं बैठेगा। ये कब तक के लिए बैठेगा? जब तक आपका वो वाला सरपंच नहीं आ जाता नया वाला चुन के। जिस समय नया वाला सरपंच चुन के आ जाएगा तो जिसको भी हम लोगों ने निर्वाचित किया था सरपंच बनने के लिए पंच को, वो अपने पद से हटकर वापस जो है पंच के रूप में आ जाएगा। ओके, यदि पंच का निर्वाचन लंबित हो तो पंचायत गठन के आगे की कार्यवाही नहीं रोकी जाएगी। अब सिमिलर ले लीजिए, जैसे अगर मान के चलो वार्ड नंबर 1 के पंच का चुनाव नहीं हो पाया था, अब वार्ड नंबर 1 के पंच का चुनाव नहीं हो पाया, वो तो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। इसके कारण हम लोग कार्यवाही नहीं रोकेंगे। सरपंच क्योंकि बड़ा पद है, सरपंच का अगर पद खाली रहेगा तो हम लोग कैसे कार्यवाही आगे बढ़ाए? तो क्या करते हैं, निर्वाचित पंचों में से किसी एक को बोल देते हैं कि आप जाके बैठ जाओ, आप काम कर लो। बट जब बात आती है नॉर्मल पंच की, अगर पंच का पद खाली है कोई दिक्कत नहीं है, जब तक दोबारा चुनाव नहीं होगा तब तक हम लोग रख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्या क्या 4 पॉइंट है? तो ग्राम पंचायत में निर्वाचन किन लोगों का होता है? पंच का होता है और सरपंच का होता है। हर वार्ड से एक पंच चुना जाएगा, सरपंच पूरे गांव के लिए एक रहेगा। अगर किसी वजह से किसी वार्ड का पंच नहीं चुना गया है या सरपंच नहीं चुना गया है तो उनका जो खाली स्थान है उसको 6 महीने के अंदर भरा जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर सरपंच चुना नहीं गया है तो कार्यवाही तो आगे करवाना है, तो कैसे करेंगे? जब तक सरपंच चुना नहीं जाता चुने गए पंचों में से किसी एक को बैठा देंगे कि आप काम करिए। ये कब तक बैठेगा? जब तक सरपंच नहीं आ जाता। बट अगर बात वही है कि पंच अगर पद खाली था तो क्या करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग आगे की कार्यवाही शुरू रखेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऐसी यदि बात करते हैं, यदि कोई ग्राम किसी वार्ड या पुनः स्थिति किसी सरपंच या पंच को निर्वाचित नहीं करता और ऐसे ग्राम में ऐसे वार्ड या सरपंच निर्वाचन की नई कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह समाधान न हो जाए कि यथास्थिति ऐसे ग्राम या सरपंच के पंच का निर्वाचन किए जाने की संभावना है। मान के चलिए वही होता है, पहली बार आप जब चुनाव किए, ओके, आपको कोई भी पंच या सरपंच नहीं मिला, पद खाली था। दूसरे बार आप 6 महीने के भीतर बुलाओगे, दूसरे बार भी क्या करते हैं, वहां पे पंच या सरपंच का पद खाली रह जाता है। तो पंचायत में आपका बार बार चुनाव नहीं होगा कि पद खाली है यार चुनाव कराओ चुनाव कराओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, गांव वाले ही पंच को या सरपंच को नहीं चुन के भेज रहे हैं। तो ऐसे केस में राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, बोल देगा ठीक है अब तुम लोग बैठे रहो। अब जब तक हम लोगों को नहीं लगेगा कि चुनाव करवाने चाहिए तब तक हम लोग नहीं करवाएंगे। तो पहले कंडीशन में अगर चुनाव नहीं हो पाता 6 महीने के भीतर भरा जाएगा। दूसरे कंडीशन में टाइम लिमिट की कोई भी लिमिट नहीं है। दूसरे कंडीशन में जब तक राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं लगता कि पंच का पद या सरपंच का पद खाली है उसको भरना चाहिए तब तक वो लोग शुरू नहीं करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है।
यदि आयोग यह विनिश्चय करता है कि ऐसे ग्राम में सरपंच का नया निर्वाचन नहीं किया जाएगा, तो निर्वाचित सरपंच इस अधिनियम के अंतर सरपंच के समस्त कार्यों का निर्वहन करेगा। वही वाला पॉइंट है, पिछले वाले में देख लेते हैं हम लोग लिखे हैं क्या, यहाँ से मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिएगा ये वाला था 24 फरवरी को हम लोग चुनाव कर रहे थे, वार्ड नंबर 1 के पंच और सरपंच, ओके, मतलब गांव के सरपंच और पंच का चुनाव नहीं हो पाया था। अब क्या है, दूसरी बार हम लोग 6 महीने के अंदर करें, तो दूसरी बार पे भी मान लीजिए चुनाव नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, अब नहीं होगा जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे। तो अगर वार्ड में पंच नहीं चुना गया है कोई दिक्कत नहीं है, बट सरपंच तो रहना चाहिए। तब हम लोग क्या किए थे पहली स्थिति में, जब 24 फरवरी को चुनाव हुआ और सरपंच नहीं चुना गया था, तो हम लोगों ने पंचों में से किसी एक को बैठा दिया था कि आप सरपंच का काम करो। इस व्यक्ति को कब तक सरपंच का काम करना था, जब तक नया सरपंच नहीं चुन लिया जाता। अब चूंकि दूसरे इलेक्शन में भी नया सरपंच नहीं चुना गया है, तो ऐसे कंडीशन में जिस भी पंच को हम लोग सरपंच बनाए थे, वही सरपंच बनकर पूरा कार्य करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट। तो यदि मान लीजिए एक बार आप करवाए चुनाव, सरपंच का चुनाव नहीं हो पाया, आपने निर्वाचित पंचों में से किसी एक को सरपंच बना दिया, वो 6 महीने तक बैठता, बट क्या हुआ, दोबारा भी सरपंच नहीं बना गया, तो बार बार निर्वाचन आयोग नहीं बोलेगा हम लोग बार बार खर्चा नहीं करेंगे, जो व्यक्ति बन गया है वही बने रहेगा। और वो कब तक रहेगा, जब तक नए निर्वाचन नहीं हो जाते। ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा ग्राम पंचायत। जनपद पंचायत के गठन के बारे में यदि बात करेंगे, तो जनपद पंचायत में देखोगे तो यहाँ पे कैसे लोग आते हैं उसको समझते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। अब देखिएगा, कुछ लोग अभी कमेंट कर सकते हैं कि सर उसमें तो आपका उप सरपंच भी रहता था, यहाँ पर अध्यक्ष भी रहता था, तो हम लोग इसको क्यों नहीं पकड़ रहे, क्योंकि अभी हम लोग निर्वाचन के हिसाब से देख रहे हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो जिनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है उन्हीं को पकड़ रहे हैं हम। तो जनपद या ब्लॉक में आपका क्या होता है, जो भी ब्लॉक है उसको हम लोग बांटते हैं 10 से 20 क्षेत्र में, 10 से 25 में। तो ऐसे मान के चलिए आपका 10 एरिया बढ़ गया, तो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां से एक निर्वाचित सदस्य रहेगा। यही है हमारे जनपद पंचायत का स्ट्रक्चर। प्रत्येक जनपद के निर्वाचन क्षेत्र से, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति जो है चुना जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सदस्य। इन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष बना देते हैं, वो अप्रत्यक्ष हो जाता है। तो निर्वाचित क्षेत्र के सदस्य रहेंगे। इसके अलावा राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आता है, वो लोग रहेंगे। जो भी आप ब्लॉक के भीतर आते हो, आप विधायक हो, आप भी आपके क्या हो जाएंगे, जनपद पंचायत के सदस्य। इसके अलावा जनपद पंचायत के भीतर सरपंचों का एक पंचमांश 1/5 चक्रानुक्रम में 1 वर्ष की कालावधि के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा लॉट निकालकर सदस्य के रूप में नामित किया जाता है, जिनका कार्यकाल पुनः 1 वर्ष का होता है और इनको सदस्यता पुनः नहीं दी जाती। इसको समझा देता हूँ क्या है। जैसे मान के चलिए हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर खूब सारे गांव होंगे, क्योंकि जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत के अंतर्गत बहुत सारी ग्राम पंचायतें रहेंगी। मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम पंचायतें हैं, एक जनपद के अंदर मान के चलते एग्जाम्पल के लिए 100 ग्राम पंचायत है। तो प्रत्येक वर्ष जैसे 100 ग्राम पंचायत है तो हमारे पास 100 सरपंच होंगे, तो 100 का 1/5 कितना होगा, 20, है ना। तो हर साल 20-20 सरपंच आपके चुन के आएंगे जनपद पंचायत में, एक एक साल यहाँ पर बैठने के लिए। तो ये हो जाते हैं हमारे सदस्य जनपद पंचायत के। कैसे कैसे समझिएगा, निर्वाचित सदस्य रहेंगे जो डायरेक्ट चुने जाएंगे, राज्य विधानसभा के विधायक जो उस जनपद का हिस्सा है वो लोग आएंगे, और इसके अलावा उस राज्य के अंदर, सॉरी उस जनपद के अंदर, है ना, क्योंकि अभी हम लोग जनपद में हैं, जनपद के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उसके सरपंच कितने, 1/5 सरपंच। जैसे 100 ग्राम है तो 100 का 1/5 20 सरपंच आपका जनपद पंचायत के सदस्य रहेंगे एक साल के लिए। फिर दूसरे साल के लिए दूसरे 20 साल रहेंगे, फिर तीसरे साल के लिए तीसरे 20, चौथे साल के लिए चौथे 20। तो जो 100 ग्राम पंचायत है वो 5 साल में कवर अप हो जाती है। 1/5 1/5 1/5 आपका हर एक एक साल के लिए आएगा। अब कौन से गांव को पहले डालना है, कौन से गांव के सरपंच को बाद में लेके आना है, कौन सा तीसरे साल आएगा, ये कैसे डिसाइड होता है, तो विहित प्राधिकारी रहेगा, वो लॉट निकाल कर करेगा। आपकी ग्राम पंचायतों का नाम रहेगा, वो ग्राम पंचायतों में से आपका, जैसे मान के चलिए लॉट निकालना मतलब क्या है, आप लोग देखियो कैसे, है ना, एक कांच का बॉल ले लिए, उस बॉल के अंदर 100 ग्राम पंचायत के नाम की सीट डाल दिए, ओके, चिट डाल दिए। यहाँ से वो क्या करेगा, 1/5 मतलब जैसे 100 सीट अगर हम लोग मान के चलते तो 20-20 नाम निकालेगा। जो 20 नाम निकल गए वो हो जाएंगे सेलेक्टेड। अगली बार जब दूसरे साल के लिए करेगा तो जो 20 नाम थे पहले उनकी चिट्ठी नहीं डालेगा, ओके, नहीं तो वो लोग दोबारा आ जाएंगे। बाकी कितने बचे, 80 बचे, फिर 80 में निकालेगा 20-20, फिर तीसरे साल फिर से निकालेगा 60 में, फिर चौथे साल 40 में, पांचवें साल निकालने की आवश्यकता नहीं है, पांचवें साल जो बचे हैं उन्हीं लोग को ले लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये आपके क्या हो जाएंगे, जनपद पंचायत के सदस्य। इसके अलावा यदि बात करते हैं जिला पंचायत, जो इस साल पूछा गया था सीजीपीएससी के एग्जाम में, तो जिला पंचायत की बात करते हैं तो जिला पंचायत में भी कैसे होगा, आपका जिला है, जिले को हम लोग बांट देंगे 10 से 35 निर्वाचन क्षेत्र में, तो उस निर्वाचित क्षेत्र के सदस्य, ये निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा कौन करता है, राज्य सरकार करती है, ओके।
तो निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन पूर्णतः या अंशतः जिले में आता है। ओके, लोकसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिले के अंतर्गत आता है, चाहे पूर्ण रूप से हो चाहे आंशिक रूप से हो, वो सदस्य होंगे। छत्तीसगढ़ निर्वाचित राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम की मतदाता क्षेत्र सूची में आता है। जैसे हमारे यहाँ 5 हैं राज्यसभा के सदस्य, 5 राज्यसभा के सदस्य में जिस भी जिले के अंतर्गत आपका नाम है ना, आप उस जगह पे आओगे और आपको ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम आना आवश्यक है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो जैसे अगर अभी बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो राज्यसभा के कुछ जो सांसद है हमारे, वो अदर स्टेट से आते हैं। तो जो अदर स्टेट से आते हैं वो लोग हमारे जिला पंचायत में नहीं रहेंगे। जैसे मान के चलिए मुझको अगर राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है और मैं पर्टिकुलरली मान लीजिए किसी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत में मेरी आता है निवास, है ना, तो मैं आऊंगा। अगर मैं पर्टिकुलर अपने किसी जिले में हूँ और जैसे मान के चलिए मैं ले लेता हूँ मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, अब मेरा निवास मान के चलिए मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के अंतर्गत किसी ग्राम के आसपास है, किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में है, तब मैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत मैं क्या हो जाऊंगा, वहां पे सदस्य हो जाऊंगा। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो जिले से निर्वाचित हुए हैं, परंतु लोकसभा राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय या नगरीय होता है, जिला पंचायत के सदस्य नहीं होते। याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन आपका नगरीय है, शहरी क्षेत्र पे तो नहीं लेना है, जबकि विधानसभा में ऐसा कोई सीमा नहीं है, विधानसभा के समस्त सदस्य जिला पंचायत के होते हैं। इसके अलावा जिले की जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष आपके जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिले के अंतर्गत जनपद पंचायतें होंगी, तो अगर मान के चलिए एक जिले के अंतर्गत 100 जनपद पंचायत है, मैं बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा हूँ फिर भी एग्जांपल ले लीजिएगा, तो अगर 100 जनपद पंचायत है तो ये 100 के 100 जनपद पंचायत के सदस्य क्या होंगे, आपके जिले के सदस्य होंगे। कौन? अध्यक्ष, जो भी जनपद पंचायत के। जैसे गांव में था आपका, ग्राम में जब हम लोग देखते हैं जनपद पंचायत के लिए, तो जनपद पंचायत के अंतर्गत 1/5 सदस्य जो ग्राम पंचायत के थे सरपंच, वो आते थे 1/5। यहाँ पर जिला में ऐसा नहीं है, जिला के नीचे कौन होता है? जनपद। तो जनपद पंचायत के जितने भी अध्यक्ष हैं वो सब के सब हो जाते हैं, यहाँ पर 1/5 आपको लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, अगर पंचायत के गठन को समझने की बात करें या संरचना को समझने की बात करें, जैसे गठन हो गया, संरचना तो 3 लोगों से या 3 अधिकारियों से मिलकर बनेगी। एक हमारा होगा सरपंच, एक होगा उप सरपंच और एक होगा पंच। अगर जनपद पंचायत की बात करेंगे, एक होगा अध्यक्ष, एक होगा उपाध्यक्ष और एक होगा सदस्य। ऐसी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पंच का जो निर्धारण है वो आपका होगा वार्ड की संख्या के अनुसार। पंच जो है आपका वार्डों से चुने जाते हैं, किसी ग्राम में जितने वार्ड होंगे उतने पंच होंगे। ऐसी अगर सदस्यों की बात करेंगे, इनका भी निर्वाचन क्षेत्र रहता है। जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे और जिला पंचायत के अंतर्गत जितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे उतने आपके सदस्य बनेंगे। बात आती है सरपंच और उप सरपंच की, तो सरपंच केवल एक होगा, उप सरपंच भी केवल एक होगा। ऐसी अध्यक्ष केवल एक होगा, उपाध्यक्ष भी केवल एक होगा, जिला में भी अध्यक्ष एक होगा, उपाध्यक्ष एक होगा। जो वार्ड में पंच सदस्य, इनकी संख्या जो है वेरी कर सकती है। उस संख्या की यदि बात करेंगे तो 10 से 20, 10 से 25, 10 से 35 ऐसी आपको देखने को मिलेगी, वो जनसंख्या के अनुसार होता है। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, वार्ड के अंतर्गत, गांव के अंतर्गत पंच का चुनाव और सरपंच का चुनाव, पंच और सरपंच इसका चुनाव जनता करती है। बाकी जनपद पंचायत और जिला पंचायत में सदस्यों को चुनाव जनता करती है। बाकी जो चीजें हैं उनका चुनाव जनता नहीं करती, ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मैं फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ, सरपंच, पंच, इनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, सदस्य का डायरेक्ट होगा और जिला सदस्य का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जिनको जनता चुनेगी। बाकी जो चीजें छूट गई उनको जनता नहीं चुनती, वो अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं में से चुने जाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। ओके, यही चीजें हम लोग लिखे होंगे, आगे में दिखेगा। चलिए अब बात करते हैं कैसे होगा। तो मैक्सिमम कितने वार्ड हो सकते हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में, इसको समझेंगे और कौन कौन करता है वो। तो जैसे ग्राम पंचायत की बात आएगी, तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में किसी गांव को वार्डों में बांटने का काम कलेक्टर करता है। ध्यान रखिएगा, किसी गांव है, कोई भी गांव है, सपोज गांव का नाम एबीसीडी डाल देते हैं। अब जैसे हम लोग मैपिंग कर रहे थे ना, जैसे एक गांव है, उसको कितने वार्ड में बांटना है, ये वार्ड में बांटने का काम कौन करता है? कलेक्टर करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रत्येक, अगर हम लोग बात करेंगे, ग्राम पंचायत कम से कम 10,000 की जनसंख्या, सॉरी 1,000 की जनसंख्या पे आपका बनेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत जो है 1,000 की जनसंख्या पे बनती है। वैसे जनपद की बात करेंगे तो जनपद पंचायत को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांटने का काम राज्य सरकार करती है। कितने निर्वाचन क्षेत्र में बटेगा जनपद?
उसका काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पे आपका एक जनपद बनता है। वैसे ही अगर जिला पंचायत की बात करेंगे तो 5 लाख की जनसंख्या पर जिला पंचायत का निर्माण होगा और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित करने का काम भी कौन करती है? राज्य सरकार करती है। तो ध्यान रखिएगा, गाँव का काम कलेक्टर करेगा बाँटने का, बाकी जनपद और जिले का राज्य सरकार करती है। कैसे बँटता है? 1,000, 50,000 और 5 लाख की जनसंख्या पर। अगर वार्डों की संख्या बोलेंगे तो किसी भी गाँव में न्यूनतम 10 वार्ड होंगे, अधिकतम 20 वार्ड होंगे। चाहे कितनी भी कंडीशन हो जाए, गिरे से गिरी कंडीशन में आपको एक गाँव में 10 वार्ड देखने को मिलेंगे और कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, मैक्सिमम आपके 20 वार्ड हो सकते हैं। 10 से कम नहीं होंगे, 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। जनपद पंचायत में ये चीज़ होती है, 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे न्यूनतम, अधिक से अधिक कितने होंगे? 25 होंगे। वैसे ही अगर जिला पंचायत की बात करेंगे तो न्यूनतम आपके 10 होते हैं निर्वाचन क्षेत्र, अधिक से अधिक 35 होते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं करना है। अगर आपको पूछा कि कितने जनसंख्या पर एक वार्ड बनेगा, तो जो भी जनसंख्या लिखी है यहाँ पर, उससे आप क्या करेंगे? न्यूनतम संख्या को भाग दे देंगे। तो जैसे यहाँ पर 10 है न्यूनतम, यहाँ पर 1000 है। प्रत्येक 100 व्यक्ति की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत में एक वार्ड बनेगा। ऐसी अगर यहाँ पर बात करेंगे तो प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर आपका जनपद का एक निर्वाचन क्षेत्र बनेगा। वैसे जिला की बात आएगी तो प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर, याद रखिएगा, प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर जिला का एक आपका निर्वाचन क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जो भी न्यूनतम संख्या रहती है उससे भाग देना, मतलब 10 से 20, 10 से 25, 10 से 35, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार ये प्रश्न पूछते हैं। आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं सदस्यों का निर्वाचन, तो ये हम लोग कर चुके हैं, वही लिखा हुआ है। सरपंच और पंच ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता के द्वारा चुने जाएंगे। उप सरपंच जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। उप सरपंच कैसे चुना जाता है? तो जो भी पंच है गांव में, जैसे 10 से 20 पंच होते हैं, तो 10 से 20 पंच है मान के चलिए, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी गांव में मान के चलिए 20 पंच है। ओके, तो ये 20 पंचों में से ही किसी एक को बनाया जाएगा आपस में सेलेक्ट करके कि भैया आप उप सरपंच बन जाओ। जनपद पंचायत की बात करेंगे तो सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। अब मान के चलिए इसमें थे हमारे पास 10 से 25, हम लोग ले लेते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी 25। ओके, 25 मान के चलिए किसी जनपद पंचायत में सदस्य हैं, तो 25 में से इसी में से किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा और किसी एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। बाकी 3 आपके सदस्य के रूप में रहेंगे, बाकी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बन जाएगा। सेम जिला में हो जाएगा, जैसे 10 से 35 होते हैं, जिला में मान लीजिए आपके पास 30 लोग हैं, तो 30 में से एक व्यक्ति जो है आपका अध्यक्ष बन जाएगा, एक उपाध्यक्ष, बाकी जो बचे वो आपके सदस्य रहेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आता है, उन्हीं में से निर्वाचित पंचों में से या सदस्यों में से उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा आज का, पंचायत की अवधि। तो पंचायत की अवधि को अगर समझना है, नॉर्मल है, बस डेट याद रखना है कि कब से गिनना है। सभी को पता है पंचायत 5 साल के लिए बैठती है, बट 5 साल गिनना कहाँ से है वो देखिएगा। तो प्रत्येक पंचायत, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद हो या जिला हो, अपने पहले सम्मेलन की नियत तारीख से 5 वर्ष तक के लिए बनी रहेगी। ये फर्क नहीं पड़ता चुनाव कब हुआ है, रिजल्ट कब आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली मीटिंग कब हुई थी पंचायत की? पहली मीटिंग मान के चलो 5 अप्रैल को हुई है, तो 5 अप्रैल 2000 मान के चलिए हम लोग लिख देते हैं 23, 5 अप्रैल 2023 को अगर मीटिंग हुई है तो वो 2028 4 अप्रैल तक के लिए बने रहेगी। एक दिन कम लीजिएगा तब 5 साल कंप्लीट होगा, है ना? तो 4 अप्रैल 2028 तक के लिए वो जो है आपकी बनी रहेगी, 5 दिन तक के लिए, 5 साल तक के लिए। ओके, 5 दिन बोल देता मैं गलती से, 5 साल तक के लिए बनी रहती है पहली डेट से, पहली सीटिंग। ओके, पहली डेट बस याद रखिएगा कब है आपकी, उसके हिसाब से पहली सीटिंग जिस दिन होती है, पहला सम्मेलन जिस दिन होता है, उस दिन से माना जाता है। ऑप्शन में आपको दे सकता है पंचायत के चुनाव की अवधि से, पंचायत के परिणाम आने से, है ना, या फिर कुछ दे सकता है सरपंच के द्वारा पद ग्रहण करने से। ये सब कोई भी वर्ड रहेगा, उन सबको छोड़िएगा, पहला देखिएगा पहला सम्मेलन किस दिन हो रहा है। ओके, चलिए दूसरी बात करते हैं। आपका पंचायत जैसे 5 साल के लिए बैठ रही है, तो उसके बाद अगली पंचायत का चुनाव भी तो करवाना है। वो कब करवाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, अगली पंचायत का जो चुनाव है, यही बोलता है प्रत्येक पंचायत गठन के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 माह की कालावधि की समाप्ति के पूर्व कर लिया जाएगा। जैसे हमारी ये पंचायत चलने वाली थी 2023 से 2028, 2028 कब तक चलने वाली थी? अप्रैल 2028 तक। तो ऐसा नहीं है हम लोग वेट करेंगे कि अप्रैल 2028 तक ही अपना 5 साल का काम पूरा कर ले, उसके बाद हम चुनाव करेंगे, ऐसा नहीं होता। अप्रैल से 6 महीना पहले खींच लीजिए, मतलब आपका हो जाएगा कौन सा महीना? 9 अक्टूबर का। 6 माह पहले ले लीजिएगा, अक्टूबर 2000
क्या हो जाएगा 27, 6 महीना पहले आपको समझना है बस। ओके, तो जो भी आपकी डेट रहने वाली है, मतलब जो आपकी पुरानी पंचायत है, वो जैसे 4 साल कंप्लीट करेगी, साढ़े 4 साल कंप्लीट करेगी, आपके नए पंचायत के चुनाव की घोषणा हो जाएगी और निर्वाचन कर लिया जाएगा। उसके बाद भले उनकी मीटिंग हो जाए, निर्वाचन होने के बाद मीटिंग वो किस समय होती है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, वहां से हमको नया 5 साल गिनना है। बट पुरानी वाली पंचायत का काम खत्म होने के 6 महीना पहले, आपको बस ये वर्ड ध्यान रखना है, पुरानी वाली पंचायत के काम खत्म होने के या टेन्योर खत्म होने के 6 महीना पहले आपको चुनाव करवा लेना है। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। परंतु जहां ऐसी शेष कालावधि 6 माह से कम है, पंचायत के गठन हेतु करवाना निर्वाचन आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में विघटित पंचायत ही बनी रहेगी। मान के चलिए अगर 6 महीना कम बचा है तो विघटित पंचायत ही काम करते रहेगी। ये बोलता है किसी पंचायत की अवधि समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस कालावधि के केवल उतने भाग के लिए बनी रहेगी जितने भाग के लिए वो रहती है। ये दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं। मान के चलिए हम लोग बोलते हैं पंचायत का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा। किसी भी कंडीशन में हम लोग पंचायत के कार्य को 5 साल से नहीं बढ़ा रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझको एक पंचायत लेना था, वो 2023 में मेरी बैठती। सपोज कोई गांव है ए, उसकी ग्राम पंचायत 2023 हम लोग क्या करते हैं जून में बैठाते हैं, जून 2023 में बैठती, तो ये आपका जून 2028 तक बनी रहती। अब समझिएगा, आपका जून 2028 में बना रहना है, चुनाव आपका कब हो जाएगा, चुनाव आपका हो जाएगा जनवरी 2028 में। ओके, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान के चलिए आपकी पंचायत 2023 में बनी, पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव आया या किसी वजह से ये पंचायत जो है आपका 2025 के लिए विघटित हो जाती है, 2025 में विघटित हो जाती है। अब यदि ये पंचायत 2025 में विघटित हो गई है, तो क्या 2028 तक हम लोग वेट करेंगे चुनाव का? नहीं करेंगे। हम लोग 2025 में ही नए चुनाव करवाएंगे। याद रखिएगा, 2025 में ही नवीन चुनाव हो जाएंगे, एक नई पंचायत गठित हो जाएगी। बट इस पंचायत का कार्यकाल कितना रहेगा ये कंफ्यूज करता है। तो मान के चलिए कई बच्चे बोलेंगे 5 साल के है, तो वो 2030 तक मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे पुरानी पंचायत मेरी 2023 में थी, इसका काम खत्म होना था 2028 में। ओके, बट क्या हुआ, 2025 में पंचायत निपट गई, पंचायत विघटित हो गई, तो जो नई पंचायत बैठेगी वो शेष कालावधि के लिए बैठेगी। तो आपको जून 2028 तक ही जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी विघटित पंचायत है, नई पंचायत जो बनेगी उसकी जगह पर, वो शेष कालावधि के लिए ही बनेगी। ऐसा नहीं कि आप हर बार 5 साल खींचोगे, और ये न्यूमेरिकल में या प्रश्न में आ जाएगा कि कोई पंचायत है उसका चुनाव 2022 में हुआ था, है ना, और उसके बाद 2 साल बाद या 3 साल बाद वो विघटित हो गई। अब बताइए शेष पंचायत कितने साल के लिए काम करेगी? तो याद रखिएगा, आप टेन्योर गिनोगे, जो भी आपके नवीन चुनाव हुए थे, जो आम चुनाव है, इसको हम लोग बोलते हैं उपचुनाव। ओके, जो भी आम चुनाव हुए हैं, जो भी पहले वाले थे, उससे 5 साल के लिए आपको गिनना है। तो 2023 में जैसे पंचायत बनी, 2025 में अगर विघटित भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चलेगी कब तक, दूसरी वाली 2028 तक, जितना चलना है, 30 मत खींचिएगा। अब किसी कंडीशन में मान लीजिए 2023 में जो पंचायत बनी, वो खींचते 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 4.5 साल कर ली, आपका वो जनवरी 2028 में विघटित हुई। ओके, जनवरी 2028 में अगर वो विघटित होती है, हम लोगों को जून 2028 तक चलाना था। मतलब अगर अब मैं एक पंचायत का गठन भी करूंगा चुनाव करवा के, वो खाली 6 महीने के लिए बैठेगी। तो ऐसे कंडीशन में आप 6 महीने के लिए पंचायत का चुनाव नहीं कराओगे। जो पंचायत विघटित थी वही बनी रहेगी, जो चुनाव होंगे वो नए वाले होंगे, और जो नए चुनाव होंगे वहां से आप 5 साल के लिए गिनोगे। तो ये 2 पॉइंट है आखिरी के, समझिएगा प्यार से। अगर कहीं पे डाउट होगा कमेंट में पूछिएगा, फिर भी मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान के चलिए आपका पंचायत चुनाव हुआ 2023 पे, 5 साल उसको रहना है, अगर कोई दिक्कत नहीं होगा। जून 2023 में हुआ, जून 2028 तक वो चलेगा। ओके, बट किसी वजह से मान के चलिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर पंचायत भंग हो गई, विघटित हो गई, तो जो नया चुनाव होगा जिस भी डेट से, उससे हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए डेट तक पहुंचेंगे। 2028 तक ही अपने को जाना है, जून 2028 में नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। बट विघटित हुई है 4.5 साल बाद, कि 6 महीना से कम बचा है, तो पंचायत चुनाव नए वाले नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 2028 तक में आप वही पंचायत को चलाओगे। ये कब तक आप चलाओगे, जब तक आपका दोबारा चुनाव नहीं हो जाते, क्योंकि अपने को तो जनवरी में वैसे भी चुनाव करवाने थे 6 महीना पहले। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 6 महीने से कम बचा है तो नए पंचायत को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों पॉइंट ऊपर नीचे हुए हैं, बट ये दोनों पॉइंट याद रखिए। ओके, चलिए इतना रहता है हमारा आज के पंचायत के लिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। छोटे छोटे में हम लोग टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, ताकि आसानी से आपको समझ में आए। कहीं समझ में नहीं आया होगा कमेंट करिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे एमसीक्यू सेशन भी इसका लेके आने का, ताकि आप लोग आराम से बना सके। तो बिल्कुल इतना रखते हैं आज के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।